नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। आज हम इस सेशन में जो चर्चा करेंगे वो है एक ऐसे सेगमेंट की। जनरली हम ज़्यादातर कंपटीशन जो होते हैं उनके अंदर रिटन एग्जाम के साथ रूबरू होते हैं। हम एमसीक्यू देते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम तो आजकल कम हो गए, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह है वहाँ पे, और कुछ सेंट्रल जो पीजीटी वगैरह जो है उसके अंदर भी कहीं कहीं है ये। तो आज हम बात करेंगे जो जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू या साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं, वो एक बहुत सारे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि यार मैं अकेले में जाके कुछ लिख तो सकता हूँ, मैं कोई भी आंसर जो है राइटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो कोई देख नहीं रहा है तो मैं आराम से कर लूँगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे इमोशंस वगैरह क्या हैं कैसे हैं वो मैं बाहर नहीं आने दूंगा, और उसका कोई जजमेंट भी एग्जाम में हो नहीं रहा है। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी विधा है जिसके अंदर आपको इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसमें आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वे ऑफ स्पीच, आप किस तरीके से डिलीवर करते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, उसके साथ में आपकी ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और आपका एक कमिटमेंट भी दिखना चाहिए, और एक हम्बल और जो कामनेस है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। हम्बल अप्रोच भी होना चाहिए। एक बहुत ही सलीके के साथ में, सहजता के साथ में अपने आप को सिद्ध करना होता है। साक्षात्कार बोर्ड आपको कहेगा कि आओ, दर्पण आपके सामने है और उसमें आप स्वयं को सिद्ध करो कि क्यों हम आपको लें, क्या आप हमारे इस साक्षात्कार बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए पूर्णतः सजग हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू एक बहुत ही थोड़ा सा ऐसे आम बच्चे को ये लगता है जो नहीं गया, क्योंकि आपने रीट का एग्जाम दिया है या फिर ग्रेड 3 का दिया होगा, ग्रेड 2 का दिया होगा, ग्रेड 1 का दिया होगा, एचएम तक का एग्जाम जो है वहां तक कोई इंटरव्यू नहीं है। अब इंटरव्यू आरपीएससी में जनरली दो ही सेगमेंट में बचा है, एक आरएस में है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में, एक सब इंस्पेक्टर में भी है। तो ये 2-3 एग्जाम है जिनके अंदर अभी इंटरव्यू शेष है। बाकी यूपीएससी में तो खैर है ही है। बाकी मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में सिविल सर्विसेज से लेकर बाकी जो भी एग्जाम्स हैं लगभग सभी के अंदर वो रखते हैं इंटरव्यू। और केवीएस एनवीएस में भी इंटरव्यू है, वहाँ तो इवन पीआरटी में भी है, और ग्रेड 2 जिसको टीजीटी बोलते हैं, ग्रेड 1 जिसको पीजीटी बोलते हैं, वहाँ भी इंटरव्यू है। ठीक है ना। और मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू होना चाहिए एक्चुअली, हालांकि इसमें थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इसलिए सस्पेंड किया था क्योंकि बच्चे को एक तरीके से एटलीस्ट इंटरव्यू के नाम पर थोड़ा बहुत पार्शियलिटी ना की जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इसको एग्जम्प्ट कर दिया था। लेकिन चूंकि टीचिंग फील्ड की सबसे जो बड़ी पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और हर एक बच्चे का सपना होता है कि वह हायर एजुकेशन से जुड़े और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्ति लेकर अपना जो करियर है उसको बेहतर बनाए। ऐसा ही आरएस के इंटरव्यू के लिए भी है। एक बेहतर प्रशासक के तौर पर आप किस तरीके से अपने मिलने वाले लोगों को कम से कम शब्दों में या अधिक से अधिक शब्दों में संतुष्ट कर पाएं, इसके लिए 50 शब्द और जो आपके 20 शब्द और 150 शब्द का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो भी इसीलिए है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को सारगर्भित तरीके से लिख पाते हैं और कह पाते हैं। इंटरव्यू को लेकर जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा फियर उनमें होता है, डर सा होता है, और वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि यार पता नहीं कैसा परफॉर्म होगा, क्या होगा। तो मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूं कि इंटरव्यू बिल्कुल सहज बातचीत की प्रक्रिया है, जिसमें कहीं भी आपको किंचित भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हम पूरी तरीके से इसका जो है पोस्टमार्टम कर देंगे कि कैसे इंटरव्यू जो है एक बहुत हल्की फुल्की हमारी स्कूलों के अंदर जो वाइवा होती थी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बेहतर नहीं बोल पाते, उनका संप्रेषण प्रॉपर नहीं है, तो मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि हर व्यक्ति यूनिक होता है, हर व्यक्ति की बोलने की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति ही अगर अपने विषय वस्तु में एकदम क्लियर है तो उसमें बोलने में भी स्पष्टता होगी, उसका बोलने का तरीका हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोगों से भी बेहतर हो, क्योंकि हम जनरली इन जनरल ऐसा देते नहीं है, हमें पहली बार ऐसा लगता है। इंटरव्यू में सहज तो केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो इंटरव्यू के इस पैनल में देखो इस साइड में होता है। जैसे मैंने अभी अभी
ये सेशन शुरू करने से पहले 2-3 चित्र बना लिए थे। इंटरव्यू हमारा टॉपिक है, इसके अंदर ये कैंडिडेट है जिसका पोस्टर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ये कुर्सी है और इस कुर्सी के ऊपर जो है कैंडिडेट इस तरीके से बैठेगा, ठीक है? बिल्कुल ये आपका पोस्चर होना चाहिए बैठने में और बिल्कुल हाथ जो है आपके यहाँ पे होने चाहिए। आगे जो टेबल रखी होगी आपकी प्रोबेबली यहाँ पर, तो उसके ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं, आप नीचे ही रखें। ये बहुत ही जेंटल अप्रोच का पोस्चर रहेगा आपका, ठीक है? आप जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश करते हैं तो ठीक आपको इसी दौरान जो है आपका हाथ जो है इस तरीके से आते हुए थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश बन रहा है, इतना नहीं करना है, थोड़ा सा कामनेस के साथ में आना है, ऐसे है ना? आप इधर से आगे मे आई कम इन सर बोल के गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी आपका सेशन हो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। वैसे जनरली हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, बट आप मतलब जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो निकलेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्कार सर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? ओके। और जो भी आपकी ड्रेस कोड है वो डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, बस आप डार्क कलर की पैंट जो लड़के हैं और बहुत ही लाइट कलर का जो है आप एक शर्ट काम में ले सकते हैं और बहुत ही ऐसा कि ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए और पॉलिश किए हुए लेदर के शू होने चाहिए। और जो आपके गर्ल्स हैं उनको बहुत ही सोबर जेंटल डिसेंट कलर का जो आप सूट भी पहन सकते हैं और साड़ी भी पहन सकते हैं। कोट वोट जो है वो भाई आपको खर्चा करने की इच्छा है और 2-4 पोज वोज मारने की इच्छा है, कोई वीडियो रील वगैरह बनाने की है तो ले लो। बाकी कोट वोट मैंने तो शादी में ही बनवाया था, उसको भी हैंगर पर टांग दिया था, आज तक नहीं पहना है। एकदम बिंदास रहने का, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? हाँ, अंदर आइए। फिर वो मे आई सिट सर, तो आप बोलेंगे क्या मैं बैठ सकता हूँ? निश्चित रूप से वो कहेंगे यस बिल्कुल बैठिए। फिर आप उनको धन्यवाद बोल देंगे कि थैंक यू सर, ओके। और उसके बाद में वो आपसे नॉर्मल बातें करेंगे कि आपने कहाँ से जो है 10th किया है और कहाँ से आपने सीनियर सेकेंडरी किया है। तो वहां पे आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा कि आप अपने स्कूल का प्रॉपर नाम देखेंगे कि जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवासी सीकर, ऐसे पूरा आप बोलेंगे उसमें, है ना? ऐसे नहीं है कि आप वहाँ राजकीय आप ऐसे बोल देंगे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादवासी, इतना नहीं, आपको पूरा बताना है। वो गांव और शहर दोनों के साथ में या जो डिस्ट्रिक्ट आप यूज करेंगे तो पूरा आपको बताना है। और ऐसे ही आपकी कॉलेज के नाम हैं वो भी आप प्रॉपरली देखेंगे। आपका बायोडेटा जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। शुरुआती ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नॉर्मल करने के लिए होते हैं। ये जनरली जो इसमें देखो आप, ये इंटरव्यू बोर्ड है सामने आपके, मैंने यहाँ बना रखा है। इसमें इन जनरल आपके 3 मेंबर बैठेंगे, 2 आपके एक्सपर्ट होंगे और एक जो है आपके बोर्ड के सदस्य होंगे, है ना? बोर्ड के सदस्य आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे और वो जो आपका बायोडेटा है वो यहाँ आप इनको बता देंगे, ठीक है? वो नॉर्मल सी बातचीत होंगी। बोर्ड के मेंबर आपको कुछ बातें और भी पूछ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके जॉब से संबंधित कुछ समस्याएं और कुछ उपलब्धियां, जैसे एजुकेशन में है आप तो जो भी प्लान्स अभी चल रहे हैं एजुकेशन के, शाला दर्पण पोर्टल वगैरह क्या होता है, ये रोर है ना, इसके अलावा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, आरटी वगैरह, जितने भी एजुकेशन से संबंधित कुछ जो करंट प्लान्स हैं उनके बारे में मोटे मोटे तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर कहीं किसी स्टेट ने या किसी संस्थान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया है एजुकेशन में तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा मॉडल जिसको वर्ल्ड लेवल पे अप्रूवमेंट मिला है उसको भी आप थोड़ा देख लेंगे। मतलब बायोडेटा का मतलब यही होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं, हमारा नाम अगर जाता है, नाम तो आजकल जाता नहीं है, कोड जाता है, तो वो इश्यू नहीं रहेगा। बट बाई चांस कोई पूछ भी ले तो आपको अपने नाम का अर्थ का भी पता होना चाहिए और आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई प्रॉब्लम्स और कोई अचीवमेंट्स जो है वो क्या है, थोड़ी सी आपकी ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको ज्ञान होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना उनको भी नहीं पता होता है। तो जो इन जनरल न्यूज़पेपर्स में होता है वो हम सबको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा सा लोचा हो जाता है इसमें। और उसके बाद में सारा जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद में आपको एक्सपर्ट नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। इसके लिए आप मेंटली ये भी प्रिपेयर रहना कि यहाँ पे आपका जैसे एक बोर्ड हो सकता है, उस बोर्ड के पास में एक चौक और ये जो मार्कर वगैरह रखा होता है और यहाँ आपको पढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो आप किसी भी जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपर्टीज कौन से पार्ट में, जैसे कि आप हिस्ट्री की जा रहे हैं तो आप एंशिएंट में है या मेडिवल में है या मॉडर्न में है, कहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है, किस पार्ट में किया है, मतलब
किस पार्ट में किया है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और उसके सारे आपके पेपर जो होते हैं एटलीस्ट पीजी के, उनका आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से पेपर लिए। पेपर के नाम भी पूछने लग जाएंगे आपको, है ना। फिर आपका बुक मटेरियल भी आपको पूछेंगे, तो आप एटलीस्ट कुछ अच्छी बुक्स जो पाठ्य पुस्तक, जिनको मूल पुस्तकों के नाम से आजकल बोलते हैं, क्योंकि मूल पुस्तकें मार्केट से गायब सी हो गई हैं। बच्चे मूल पुस्तकों में भरोसा कम करने लग गए हैं, गाइड बेस्ड हो गए हैं, थोड़े नोट्स बेस्ड हो गए हैं। तो उनको बेसिकली होती तो वो उन्हीं से बनी हुई है, लेकिन एक बच्चे को बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एक्सपर्टी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको ही शुड हैव टू रिप्लाई। तो डेफिनेटली उसको पता होना चाहिए इस बात का कि वो कौन सी बुक्स हैं जो प्रमाणित बुक हैं, उनसे वो पढ़ के आया है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आपके ज्ञान की परीक्षा तो देखो ऑलरेडी एग्जाम में हो चुकी है, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आप नॉलेजियस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डिलीवरी, किस तरीके से आप डिलीवर करते हैं, कितनी सहजता के साथ आप डिलीवर करते हैं। आप, मेरी एक सलाह आपको ये रहेगी कि न आप मेरे जैसे बनने की कोशिश करें, ना किसी और के जैसे बनने की कोशिश करें। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि वैसे भी फाइनली आपको वही बनना है, और फाइनली उसी टोन में आप, यू शुड नॉट कॉपी टू अदर्स, पीपल शुड कॉपी टू यू। तो इस तरीके के भाव रखें यार आप, हैं। आप दूसरों को फॉलो क्यों करें। तो आपको कोई ऐसा कोई रोल मॉडल लेके नहीं जाना है कि मेरे को ऐसा बोलने का, ऐसा बोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पीएससी के अंदर जैसे लगभग 7 इंटरव्यू दिए, 3 अदर में दिए, जैसे केंद्रीय एग्जाम्स वगैरह के जो है। तो 10 इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस मेरा है, उसमें मैंने एक ही चीज देखी है, जो मैं हूं वो मैं हूं, और मैं अपने रूप में कभी नहीं बदला। अगर लंबे बाल मैंने रखने थे तो रखे हैं, बालों में हाथ मारने की स्टाइल मेरी थी तो मैंने मारी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और सभी इंटरव्यूज के अंदर मुझे जो है नंबर बेहतर मिले थे। तो एक ये जो हमारा होता है, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसे, मुझे एक इंटरव्यू में लगभग 7-8 क्वेश्चन ही पूछे थे सब्जेक्ट के, और उसमें से भी मुझे 3-4 नहीं आए थे। वो क्वेश्चन ही कुछ ऐसे ही थे, और उनके उत्तर मैं आज तक भी नहीं खोज पाया हूँ, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो किसी को नहीं आना वो आपको भी नहीं आएगा, वो भी जानते हैं इस बात को और आप भी जानते हो। लेकिन सहजता के साथ सॉरी बोलने का है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर बीच में जिगजैग हो जाएंगे, कहीं बीच में जैसे दोलन हो रहा है कि आप कुछ बता रहे हो, ना ना ना, नहीं आ रहा, स्पष्टली क्लियरली आप बोल दीजिएगा भाई सर, आगे बढ़ो। आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अथाह ज्ञान है, कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई प्रसंग पढ़ लिया हो, कोई भाई वो तो जैसे मान लो बोर्ड के मेंबर हैं, तो उनको एक्सपर्टीज नहीं होती है ज्यादा सब्जेक्ट की, तो वो किसी कहानी में भी अगर कुछ पढ़ के आ गए हैं, या कोई जैसे ऐसा मुद्दा है जो करंट में जैसे मान लो जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो कि किसी नायक को लेकर सिलेबस में से उसको हटाया गया है, किसी को जोड़ा गया है, तो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी आपकी राय ली जा सकती है। तो उसमें आप बहुत सहजता के साथ में एक मध्यम मार्ग जो है उसको अपनाते हुए आगे निकल जाए, कि भाई ये महान था या ये महान था। इसके लिए मैं अलग से कुछ टॉपिक मैंने बना रखे हैं, और कुछ बाकी टॉपिक्स को अपन लेकर डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बच्चा जो किस तरीके से इंटरव्यू का कमरा नहीं देखा हुआ है, उसके लिए मैंने ये सेशन किया है, तो उसको थोड़ा सा एक नॉर्मल फीलिंग आ जाए, ताकि वो थोड़ा सा एक हैंडी सा हो जाए कि हाँ यार, ही ऑब्लिक सी कैन, है ना। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मानने का कि ये आपके दादाजी बैठे हैं, ये आपके पापा जी बैठे हैं, और ये आपके मम्मी वगैरह या जो भी बैठे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से दादी मान सकते हैं, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। जो भी आपको अच्छा लगता हो उनकी इमेज लेकर आप इधर को जाएंगे, और आपको ऐसे बोलने का कि आप जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करने के लिए आवश्यक है, कि सामने वाले को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं समझने का है। अगर आप ये समझेंगे कि यह तो भगवान है और इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, मैंने गलती कर दी तो उसकी सजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी का ग्लास भी रखा होता है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इजाजत लेके, कि सर क्या मैं पानी पी सकता हूं। थोड़ा वहां पे एक विनम्रता का भाव आपके जरूर होने का है, वो थोड़ा सा मांगते हैं ना। हालांकि मैं कभी विनम्र नहीं रहा था, फिर भी मैं बता रहा हूं कि विनम्र रहना चाहिए, ओके। अब जो नेचर है सो है, बट ये ऐसे कर्टसी होते हैं थोड़े से,
एटिकेट्स वगैरह अपन बोल सकते हैं इसको। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में रहूं तो मैं तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करूं बच्चे से कि वो इस तरीके से फॉर्मेलिटी करे। एक्चुअली वो जिस चीज के लिए आया है वही वो बताए। लेकिन अब चूंकि थोड़े से एक्सपीरियंस लोग होते हैं, थोड़े बुजुर्ग से लोग आएंगे आपको ये सब पूछने के लिए, तो थोड़ा उनका एक टेम्परामेंट थोड़ा अलग होता है, तो उसके हिसाब से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे बोले, अगर आप क्लैरिटी से बोल रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हैं और प्रभावी तरीके से बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी को डिनाई नहीं कर सकता है, आपको नंबर देने ही पड़ेंगे। आप इसके लिए एश्योर हो जाएं। और किसी तरह का कोई डरने का नहीं है, कुछ नहीं है ना। फिर भी अगर आप डरते हो तो मैं आपको एक गोली बताऊंगा, और वो गोली जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जिससे धड़कने जो है वो थोड़ी सी इसका डिस्क्लेमर भी मैं डाल देता हूं कि प्रस्तोता का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों की ओर प्रेरित करना नहीं है। लेकिन फिर भी साक्षात्कार में अगर कोई व्यक्ति अपना नेचुरल परफॉर्म करने में बाधा महसूस करता है तो उसको किसी भी तरीके से बूस्ट करना मेरा दायित्व है। तो एटलीस्ट आप ये देखो कि आप एक गरिमामय पोस्ट पे जा रहे हैं, तो उसके कुछ से वर्तमान में शिक्षा का जो सिनेरियो है वो, और छात्रों का जो प्लान है वो, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से बेहतर करेंगे, इनके कुछ इमेजिनाइज्ड क्वेश्चन जो आपने दिमाग में आप रेज कर लें। इसका सेशन भी मैं अलग से ले लूंगा क्योंकि वरना सेशन लंबा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मौलिक आप रखें तो बहुत अच्छा होता है एटलीस्ट, राइट ना। कईयों को ये भी पूछेंगे आप ऑलरेडी जॉब में, आप तो इस ग्रेड पे में आ गए तो फिर एक बच्चे की सीट क्यों खा रहे हैं, तो आप बोले कि साहब मैं योग्य हूं, मैंने योग्यता प्राप्त की है, आयोग ने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया है और मेरी इच्छा भी उच्च पद पे जाके उच्च शिक्षण संस्थान में और भी अच्छा करने की है। दैट इज वाई थोड़ा सा करियर एडवांसमेंट में, थोड़ा सैलरी में एडवांसमेंट है, दैट इज वाई, राइट। तो इस तरीके से, और जो जो बेहतर बच्चे होंगे वो और भी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं और मेरे साथ भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, राइट ना। और इंटरव्यू जो है वो आपका अमूमन 25 से लेकर 35 मिनट तक के सेशन आपको मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप पे पूरी तरीके से, आप इंटरव्यू को किस तरीके और किस दिशा में लेके जाते हैं। याद रहे, जरूरत से ज्यादा नहीं बोले, जो पूछा गया है वही बोलना है। जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो जहां आपने छोड़ा है वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इसलिए अच्छा, अगर आप किसी एरिया में उनको ले जाना चाहते हो तो नो डाउट आप उस एरिया की तरफ बोलना शुरू करो और वहां ले जाके छोड़ दो, ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में से निकल जाए। इंटरव्यू बेसिकली बोर्ड नहीं चलाता है बल्कि स्टूडेंट चलाता है। स्टूडेंट के अंदर ही वो मादा है कि वो इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाता है। जो भी आपके कुछ फेवरेट जो टॉपिक हैं उनको आप तैयार कीजिएगा, और उनकी 2 4 5 क्लासेज जो है वो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दें, और उसके बाद में जो है उन क्लासेस को आप फिर से देखें, खुद से देखें, आप जज करें, ऑब्जर्व करें खुद को कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। और कहीं पे को वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड आपको वहां पे हीरो हीरोइन नहीं बना रहे हैं, आपका कोई ऑडिशन नहीं हो रहा है, आपको कोई मॉडल या कोई स्टारडम नहीं मिल रही है। मतलब आपको वहां पे एक बेहतर, एक प्रभावी, एक आत्मविश्वासी और एक ईमानदार शिक्षक के तौर पे अपनी विधाओं को प्रस्तुत करके बोर्ड को अपनी ओर आकर्षित करना है कि आप मुझे ले लीजिए, आपने मुझे बुलाया है, अब आप मुझे सही जगह पे भेज दीजिए, मैं तैयार हूं। ठीक है, तो बस ये भाव, ये विचार जो है उनके मन में आप डाल दें कि आपसे बेहतर कोई नहीं है इस पोस्ट के लिए, और उनके हाथों से कल्याण हो आपका, इस तरीके के भाव के साथ आपको देना है। नहीं आ रहा मना कर देना, आ रहा है प्रभावी तरीके से बता दो, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। और बोर्ड जो है उसके ऊपर जब आप जाएंगे, मोस्टली बुलाते हैं, मुझे तो नहीं बुलाया था लेकिन बुला लेते हैं कि पढ़ा के दिखाओ, तो वहां पे फॉर्मली जैसे लेक्चर मेथड होता है उसके अंदर आपको बताना है कि आज हम, जैसे मान लो कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, कि आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये सभ्यता भारत के जो है उत्तर पश्चिमी हिस्से में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक शहरी या नगरीय सभ्यता के तौर पर आई, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ थी, जो मैट्रियार्कल सोसाइटी के फॉर्मेट में थी, जहां पे समष्टिवादी शांतिवादी दृष्टिकोण को वरीयता दी गई, उपयोगितावाद को महत्व दिया गया है, जहां पे अलंकरण के स्थान पे उपयोगिता को महत्व दिया गया है। ठीक है, ओके। और इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में हम आज नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं।
तो ऐसे आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेकर और उसके ऊपर फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि तो देखो दोस्तों, नगर नियोजन जो है वो पूरी तरीके से मतलब इनका जो नगर विन्यास जो है वो नियोजित नगर थे, पक्की ईंटों से बने पक्के नगर थे। भारत में पहला नगरीकरण यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और इनके नगर जो हैं वो दो भागों में बटे हुए थे, एक एलिवेटेड पार्ट था, एक प्लेन पे था, एक दुर्गीकृत भाग था, एक अदुर्गीकृत भाग था, एक में कॉमन मैन रहते थे, एक में एलिट क्लास के लोग रहते थे, है ना? ऐसे। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलने देंगे आपको, और फिर आप कोई छोटा-मोटा डायग्राम वगैरह अगर आप बनाना चाहो तो बिल्कुल बेशक बना सकते हो। और उसके बाद में आप प्रभावी तरीके से अपनी बात को खत्म करके और तो बच्चों आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे बोल के फिर आप अपना पेन या मार्कर, चौक जो भी आपको दिया जाएगा उसको आप उठा सकते हैं। ठीक है? और पूरे क्वेश्चन होने के बाद आपको लास्ट में इंटरव्यू बोर्ड को थैंक यू बोलने का है। और बस सारे लोगों को, जब एक बात और ध्यान रखें, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भले ही मेंबर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपका आई कांटेक्ट सबको समझाने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी एक मेंबर ने आपको सवाल पूछा और आप केवल उन्हीं की तरफ देख रहे हो, बाकी को इग्नोर कर रहे हो, वरना ईगो हर्ट हो जाएगा। जयकांत सीख रहेगा कुछ भी करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। समझ गए? जयकांत सीख रहेगा कुछ भी करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। इंटरव्यू बोर्ड के इस ओर जो बैठे हैं उनको ये भी लगना चाहिए कि ये बड़े हैं, तुम अभी बालक हो। या ये नहीं लगना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड में तुम तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हो और ये सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा एहसास कभी मत करवा देना, ठीक है? अन्यथा फिर पता है ना, हाँ, क्योंकि है तो आखिर इंसान ही, है ना? भगवान तो नहीं है, इनफॉलिएबल नहीं होते हैं, गलतियां हो सकती हैं। तो थोड़ा-सा सबको ऐसे एड्रेस करते हुए, मतलब आपका आई कांटेक्ट सबके साथ में होना चाहिए। मूल व्यक्ति की तरफ थोड़ा-सा ऐसे रहे और वहां से सिर जो है आपका घूमता हुआ यहाँ तक जाए और वापस आए, ऐसे। तो इससे क्या है, प्रभावी आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जैसे बोल रहे हो, बिल्कुल खुद से बातें कर रहे हो, दूसरा कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब आप क्लास में प्रभावी नहीं होंगे, है ना? ऐसे नहीं, हाय शर्माऊं, किस-किस को बताऊं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिंदास बोलने का है। बहुत ही बढ़िया फोड़ के आने का है, फूट के नहीं आने का है। इंटरव्यू एकदम ऐसे चिपका के आने का है, चिपक के नहीं आने का है। मस्ती से जाने का, टेंशन फ्री होने का, बढ़िया नींद लेने का। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको आ रहे हैं वो आ रहे हैं। और अभी उसमें कुछ नई चीजें आप देख सकते हो। ज्यादा फैक्ट्स जो है उनके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज नहीं होता है इसके अंदर। आपके जो अवधारणाएं हैं, समझ जो है सब्जेक्ट की, जो यूटिलिटी है, उसको पूछेंगे आपको। तो ये थोड़ा-सा इसमें आप करेंगे, मैं समझता हूँ बेहतर। लास्ट में सबको नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी बोल के आने का है। बिल्कुल ऐसा जास्ती नहीं, बल्कि एकदम ऐसे बोलने का। उनको जब जाते वक़्त, मतलब तुमको ऐसा लगने का, वहीं पे पता लग जाएगा कि तुमको वो दे रहे हैं, नंबर देंगे, है ना? उनके चेहरे पे स्माइल रखने का है। रोतला सा मुँह लेके नहीं जाने का, ऐसे मुँह लगा के ऐसे जैसे कि कथकली नृत्य करने के लिए खड़े ला है। ऐसे भाई, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है, हाँ, एकदम। ऐसा भी नहीं है ज़्यादा आप ऐसे जैसे किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह ऐसे करते रहिए, या ऐसे नहीं करने का, ठीक है? नॉर्मली ऐसे एकदम स्माइल हल्की सी, बोलती हुई आंखें, बोलती हुई आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ, और शानदार कॉन्फिडेंस के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।